बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू दी सेकंड प्रीमियम फोकस लेक्चर ऑफ मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कैफ 6। ठीक है जी। आज हम सर कवर करने जा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के एरिया को। आज हमने छोटे छोटे जो है वो 5-6 कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं इस 50-60 मिनट की क्लास में। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड। सर व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड, आए ज़रा देखते हैं जनाब। से एज्यूम करें सर मेरे पास एक बैलेंस शीट है जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। सर इसके एक साइड पे मेरे पास आ रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, से 2,000 रुपए के। और साथ ही साथ मेरे पास आ रहे हैं सर करंट एसेट्स से 1,000 रुपए के। और ये मिला जुला के सर मेरे पास 3,000 रुपए का टोटल एसेट बेस बनता है। ये एसेट बेस लाया कौन है सर? तीन लोग ये एसेट लेकर आते हैं, तीन लोग। एक हमारे पास है सर इक्विटी। इक्विटी का मतलब सर शेयर होल्डर्स कितना पैसा लेकर आए। अज्यूम करें सर शेयर होल्डर्स 2,200 रुपए लेकर आए, ठीक है जी। फिर है हमारे पास सर लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है लंबे टाइम का डेट। ये से हमारे पास मिसाल के तौर पर 500 रुपए, ठीक है जी। फिर हमारे पास इसी तरह शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है जी। ये है हमारे पास सर कोई 300 रुपए। और सर अगर मैं इन तीनों को एडअप करूं तो ये भी बनते हैं कोई 3,000 रुपए। यानी सर जो 3,000 रुपए के एसेट्स हैं ये वाले, ये इफेक्टिवली ये तीन लोग लेकर आए। इन तीन लोगों ने कंपनी को दिया है। और भाई ये तीन लोग क्या कंपनी के मामा के पुत्र हैं या कंपनी के चाचा के लड़के? नहीं सर। तो फिर क्यों दिया कंपनी को ये पैसा इन्होंने? क्यों एसेट्स ला के दिए? सर इसलिए एसेट्स ला के दिए हैं कि ये 2,200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी इसको डिविडेंड देगी। इसका मतलब है कंपनी इसको डिविडेंड देगी तो ये तो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई। डिविडेंड देना है, पैसे देने कंपनी ने। तो सर इक्विटी होल्डर्स जब पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो इनके जहन में ये होता है कि जी इन्होंने कंपनी से डिविडेंड लेना है। और कंपनी के जहन में ये होता है कि जी ये जो पैसे आ रहे हैं शेयर होल्डर से, इस पे हमने डिविडेंड पे करना है। तो इसका मतलब है सर इक्विटी का जो पैसा है कंपनी को उस पर एक कॉस्ट पे करनी है विच इज कॉल्ड डिविडेंड। इसी तरह सर जो लॉन्ग टर्म डेट होता है, यह आमतौर पर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, ठीक है जी, या हमने डिबेंचर्स इशू किए होते हैं। तो सर इस पे हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ता है जनाब? इंटरेस्ट, सूद पे करना पड़ता है। ये भी फ्री का पैसा नहीं है। लेकिन सर जहां तक बात है शॉर्ट टर्म डेट की, आम हालात में सर शॉर्ट टर्म डेट के अंदर मेजॉरिटी पोर्शन, बड़ा पोर्शन शॉर्ट टर्म डेट्स के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स का होता है। किसका होता है? ट्रेड क्रेडिटर्स का। सर ये ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सर ट्रेड क्रेडिटर्स का मतलब है आपको सामान लेने गए और आपको सर कोट किया गया जी ये चीज 50 रुपए की है। आपने कहा ठीक है दे दो, पैसे महीने बाद दूंगा। तो ये जो आपकी बुक्स में पेबल आ रहा है इस पर आप सूद नहीं देते हो आमतौर पर। तो सर जो जनरली शॉर्ट टर्म डेट होता है, शॉर्ट टर्म डेट जो कंपनी की बैलेंस शीट पे करंट लायबिलिटीज आ रही हैं, इन करंट लायबिलिटीज में मेजर पोर्शन ट्रेड क्रेडिटर्स का होता है। और ट्रेड क्रेडिटर्स पे कंपनी कोई सूद पे नहीं करती, कंपनी कोई सूद पे नहीं करती है। तो आम हालात में सर ये शॉर्ट टर्म डेट कहलाता है, शॉर्ट टर्म डेट कहलाता है कॉस्ट फ्री, कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कंपनी ने इसके ऊपर कोई सूद नहीं देना, कोई डिविडेंड नहीं देना। अच्छा ये याद रखिएगा, एग्जामिनर इस शॉर्ट टर्म डेट के अंदर ओवरड्राफ्ट भी डाल सकता है। अगर वो ओवरड्राफ्ट डालेगा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट फ्री, हम कहेंगे जनाब ओवरड्राफ्ट पे आपको सूद पे करना है, ऐसा। लेकिन आम हालात में जब एग्जाम में कुछ भी ना कहा जाए तो सर शॉर्ट टर्म डेट विल बी ट्रीटेड एज ट्रेड क्रेडिटर्स, और ट्रेड क्रेडिटर्स पे हम कोई सूद नहीं देते। अब ये दिमाग में रखिएगा कि जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आप कोई डिविडेंड या सूद पे करते हो, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आप कोई डिविडेंड या सूद पे करते हो, सर ये सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या कहलाता है जनाब? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिएगा मेरे बच्चों, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस पे कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी, कोई कॉस्ट नहीं, कोई सूद नहीं है, हम उसको कहेंगे जी कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या कहेंगे हम जनाब? कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। और सर जिसके ऊपर हमें कोई डिविडेंड देना होगा या सोर्स ऑफ फाइनेंस पे कोई इंटरेस्ट देना होगा तो वो क्या कहलाएगा जनाब? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या बैठी? कैपिटल एम्प्लॉयड वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे कंपनी को या तो डिविडेंड पे करना है या तो इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है जी, ठीक है जी। सोर्स ऑफ फाइनेंस
over which dividend or interest will be paid, ऐसा यानी कि कैरीज अ कॉस्ट, ये कंपनी के लिए खर्चा करवाएगी, डिविडेंड देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सर आम हालात में जो शॉर्ट टर्म डेट होता है इसमें ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, इस पर हमें कोई सूद वूद नहीं देना पड़ता। तो सर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फंक्शन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड आम हालात में क्या है जनाब? सर कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं सर, इक्विटी का मतलब सारी इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिजर्व सब मिला के इक्विटी, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा लॉन्ग टर्म डेट। मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, प्लस शॉर्ट टर्म डेट ओनली व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ओवर इट। फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट, अगर शॉर्ट टर्म डेट में ओवरड्राफ्ट है तो हम कहेंगे जी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। अब बताएं जी व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसपे कंपनी को या तो डिविडेंड पे करना है या इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है जी। और सर अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट देखा जाए तो अच्छा, इसमें आमतौर पे इक्विटी आती है और लॉन्ग टर्म डेट आता है। शॉर्ट टर्म डेट में आमतौर पर ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, तो सर ट्रेड क्रेडिटर्स पे हम कोई सूद पे नहीं करते। तो याद रखिएगा आमतौर पर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को, शॉर्ट टर्म डेट को, करंट लायबिलिटीज को कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट। ओनली इन केस जब ओडी के ऊपर ओडी शामिल हो, शॉर्ट टर्म डेट के अंदर कोई इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो लायबिलिटी शामिल हो, तो फिर हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। मुझे पता है मैंने आपको क्यों पढ़ाया कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड से ही तो हम वैक निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी पे डिविडेंड पे करना है हमने, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट पे करना है, इसी से तो हमने वैक निकालना है, ऐसा। तो बताएं आइंदा के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन मेरे भेजे में दिमाग में फिट हो गई कि वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसपे कंपनी ने कोई ना कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है। आमतौर पर इसमें इक्विटी आती है और लॉन्ग टर्म डेट आता है, और कभी कभी ऐसा शॉर्ट टर्म डेट जिसपे आपको सूद पे करना है जैसे ओडी, वो इसके अंदर काउंट होता है। आई होप कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। हम एक स्टेप बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और फिर दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू जी। चलिए जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब, और हम अब वैक कैलकुलेट करने में कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर आते हैं पिक्चर में। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम मिशकात लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर टोटल एसेट्स हैं 1.996 मिलियन के और करंट लायबिलिटीज आ रही है 256,000 की। तो इसका मतलब ये कि सर हमारे पास बैलेंस शीट पे जितने एसेट्स हैं वो या तो इक्विटी होल्डर्स लेकर आए, या लॉन्ग टर्म डेट होल्डर्स लेकर आए, या करंट लायबिलिटी वाले लेकर आए। तो सर अगर मैं काम करूं, मैं टोटल एसेट्स में से 1.996 मिलियन में से हटा दूं करंट लायबिलिटीज का फाइनेंस किया हुआ पोर्शन, जो कि कितना मेरे बच्चों 256,000, तो सर मेरे पास बचता है सर 1740000। अब ये जो है मेरे पास सर 1740000, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी इसमें दो ही चीजें हैं, ये दो चीजों का टोटल है। वो दो चीजें क्या है सर? वो दो चीजें हैं मेरे बच्चों, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। ये है हमारे पास इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट है कितना कितना, ये इसने बताया जी इक्विटी इज ट्वाइस द लॉन्ग टर्म डेट। तो इसका मतलब है सर ये दो हिस्से हैं तो ये एक हिस्सा है। तो 17,40,000 को 3 से डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा आ जाएगा, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो हिस्से आ जाएंगे, यानी 17,40,000 में 2/3 इक्विटी है और 17,40,000 में 1/3 लॉन्ग टर्म डेट है। तो अगर मैं सर आपसे कहूं कि जनाब डिवाइड बाय 3 करें तो 5,80,000 सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है
सर मेरे पास इक्विटी है 1740 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1.160000, ऐसा। अब आपको उसने कहा जी इक्विटी की कॉस्ट इतनी है, डेट की कॉस्ट इतनी है, आप वैक निकाल के दे दें। तो अब हम वैक निकाल लेते हैं जी। हमारे पास वैक के लिए इक्विटी पड़ी हुई है 1.16 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16%, और डेट है मेरे पास सर 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय सर हमारे पास इसकी कॉस्ट आ रही है 10%। सर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1.16 मिलियन प्लस 5,80,000। अब बताएं सर मेरे पास वैक कितना आ रहा है जनाब? 1.16 मिलियन 16%, 580 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय, ये आता है सर मेरे पास अराउंड 14% के करीब, ऐसा जी। सर देख लेंगे इसको। अच्छा ये वैक बड़े आराम से ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता था, क्योंकि हमें ये वैक कैलकुलेट करने के लिए डेट और इक्विटी का रेशियो चाहिए ना, तो हम ऐसे भी कर सकते थे जी। इक्विटी के 2 हिस्से हैं और डेट का 1 हिस्सा है, ये ना इक्विटी इज ट्वाइस द डेट। तो अगर आप ऐसे भी करते ना तो तब भी वैक आ जाता, ठीक है जी। तो एग्जाम में ज्यादा बेहतर है कि आप ये तरीका ऊपर वाला यूज कर लें, ज्यादा आसान है, ज्यादा बेहतर भी है। कर लोगे मैनेज? एक और सवाल देखते हैं सर इस पे। चलिए जी एक छोटा सा हिसाब किताब हम और भी देखते हैं जनाब। देखिए अगर मैं दोबारा बैलेंस शीट आपके सामने बनाऊं, ठीक है जी, या मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखूं कि टोटल एसेट्स बराबर हैं सर लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट प्लस इक्विटी, ऐसा है मेरे बच्चों। तो इसको जरा हम और इलेबोरेट कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स बराबर हैं इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ऐसा। अच्छा एक चीज आपको पता है, एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कैश फ्लोज बचपन में पढ़ते थे हम, वो कॉन्सेप्ट था वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल बराबर था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी हमारा कितना पैसा करंट एसेट्स में फंसा हुआ है नेट ऑफ करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। ये वर्किंग कैपिटल का पूरा चैप्टर है हमारे इस कोर्स में, आगे जाके हम देखते हैं, अभी आप घबराएं नहीं, ठीक है जी। तो वर्किंग कैपिटल इसके बराबर है सर। मुझे बताएं ये करंट एसेट्स है, ये टेक्निकली करंट लायबिलिटीज है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जरा सा शफल करूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स ये यहां आ जाए माइनस शॉर्ट टर्म डेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब बताएं सर अगर मैं अब इन दोनों को क्या ट्रीट कर लूं वर्किंग कैपिटल, तो मुझे बताओ इज इट पॉसिबल कि हम ऐसे कह सकें कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बराबर है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा। यानी कि सर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है, आया आप इक्विटी को ले लें और लॉन्ग टर्म डेट को ले लें, तब भी आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और सर बाज़ औक़ात एग्जाम में वो फिक्स्ड एसेट्स देगा प्लस वर्किंग कैपिटल, दोनों से एक ही फिगर आएगी, दोनों से एक फिगर आएगी, दोनों से एक ही फिगर आएगी। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज एज गुड एज इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे ही। अब बताएं एग्जाम में अगर इस पे सवाल आ जाए जिसमें आपको नजर ही ना आ रहा हो कि डाटा कहां है, तो याद रखिएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल से भी, ऐसा है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं सर, पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लें आप। चलें जी एक और छोटा सा सवाल इसी चीज के ऊपर कि जो हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका वैक के साथ क्या कनेक्शन है। आए जरा छोटा सा एक सवाल और देखते हैं। सर एक कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं 6 लाख के, करंट एसेट्स हैं 2 लाख के, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज भी दी हुई हैं, हमने वैक निकालना है। अच्छा यार हम सबको एक बात पता है
कि देखिए वैक के लिए हमें चाहिए 4 चीजें, वैक के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए सर इक्विटी का बैलेंस, एक हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट का बैलेंस, ठीक है जी, यानी इनके हमें चाहिए अमाउंट्स, और हमें चाहिए इनके रेट, ठीक है जी, ताकि हम कॉस्ट निकाल के वैक निकाल सके। तो अमाउंट का तो नहीं पता, लेकिन रेट जरूर पता है सर। इक्विटी का रेट यहां दिया हुआ है 18% और डेट का रेट दिया हुआ है 11%, ठीक है। अब मुझे चाहिए अमाउंट सर, मुझे लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की अमाउंट चाहिए, वो निकालने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट्स दिए हुए सर, करंट एसेट्स दिए हुए, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज दी हुई हैं। अच्छा, इतना तो मुझे पता है कि मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बराबर है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं सर हमारे पास? 6 लाख और वर्किंग कैपिटल 50,000 है। 6 लाख और वर्किंग कैपिटल है जी 50,000, तो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 6.5 लाख। अब इसमें लॉन्ग टर्म डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, ये हमने निकालना है। सर इसमें इक्विटी कितनी है और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, ये हमने कैलकुलेट करना है। डन। अच्छा जी, सर इस बंदे ने टोटल लायबिलिटीज दी हुई हैं और करंट लायबिलिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज सर इन दो फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। चल एक काम हम करते हैं सर, हम ढूंढने जा रहे हैं सबसे पहले करंट लायबिलिटीज की फिगर को, ठीक है जी। हम सबको एक बात पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ये बराबर है वर्किंग कैपिटल के। करंट एसेट्स दिए हुए हैं, यस सर 2 लाख। पता नहीं करंट लायबिलिटीज कितनी है। वर्किंग कैपिटल हमें पता है सर कितना है, वर्किंग कैपिटल है 50,000 सर। तो मुझे बता सकते हो सर इस हिसाब से मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी हैं? इस हिसाब से सर करंट लायबिलिटीज हैं 1.5 लाख। अब एक बात बताओ सर, मेरे पास जो टोटल लायबिलिटीज हैं, टोटल लायबिलिटीज जो मेरे पास आ रही है मेरे बच्चों, वो है कोई 4.5 लाख की। इस 4.5 लाख में से करंट लायबिलिटीज का बैलेंस जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो है 1.5 लाख का। तो बाकी लायबिलिटीज कौन सी होंगी सर? सर बाकी लायबिलिटीज मेरे पास बच रही हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट, कितने का जी? 3 लाख का। ऐसा तो क्या मैं कह सकता हूं 6.5 लाख का जो टोटल बैलेंस है उसमें सर 3 लाख रुपए आ गए लॉन्ग टर्म डेट के, और हमारे पास सर कोई 3.5 लाख रुपए आ गए इक्विटी के। अच्छा, अगर अपनी दिल की तसल्ली करनी है तो आप एक बैलेंस शीट भी लगे हाथों बना सकते हैं। बैलेंस शीट आराम से बन जाएगी सर, बैलेंस शीट आराम से बन जाएगी। सर मेरे पास इस सवाल में फिक्स एसेट्स मौजूद हैं 6 लाख के। सर मेरे पास करंट एसेट्स मौजूद हैं 2 लाख के। इक्विटी आपने कैलकुलेट कर ली है अभी, कितने की जी? 3.5 लाख की। लॉन्ग टर्म डेट आपने कैलकुलेट कर लिया है सर कोई 3 लाख का। सर करंट लायबिलिटीज भी आपने कैलकुलेट कर ली हैं कोई 1.5 लाख की। तो क्या ये दोनों मिला जुला के 8 लाख बनते हैं? क्या ये दोनों मिला जुला कर 8 लाख बनते हैं? यस सर बिल्कुल बनता है। तो इसका मतलब हमने काम सही किया। अब बताएं हमने वैक निकालना है सर। इक्विटी मेरे पास आ गई जी 3.5 लाख रुपए की। सर लॉन्ग टर्म डेट ये मेरे पास आ गया सर 3 लाख का। सर अब अगर मैं वैक निकालने जाऊं तो मेरे पास सर टोटल 6.5 लाख का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर मैंने 3.5 लाख पे 18% पे करना है। ये बनता है सर मेरे पास 63,000। सर मेरे पास 3 लाख पे 11%,
ये बनता है जी 33,000 और ये टोटल मेरे पास बनता है सर कोई 96,000। अब बताएं सर मेरे पास 96,000 डिवाइडेड बाय 6.5 लाख, ये आता है सर मेरे पास कोई 14.77% का वैक, 14.77% का वैक। पक्का जी? देख लेंगे मेरे बच्चों, बढ़ जाए एक स्टेप और आगे। शर्ट का कलर हमारा चेंज हो चुका है सर, थोड़ा सा सही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं। हमारे पास इस सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर दी हुई है, ठीक है जी। मतलब हमें बताया गया जी कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास कोई 9 मिलियन का, और इसमें डेट टू एक्विटी, डेट पहले है एक्विटी बाद में है, देख लीजिएगा, ठीक है जी। सर 9 मिलियन का मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, और हम सबको पता है कि जी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ट्रीट करते हैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस एक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड है जी 9 मिलियन का। इस 9 मिलियन में 60% एक्विटी है, 40% डेट है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं सर। सर हमारे पास जो एक्विटी का पोर्शन है वो है 60%। सर क्योंकि डेट टू एक्विटी है ना, डेट 40 है, एक्विटी 60 है, ठीक है जी। तो डेट आ गया सर मेरे पास 40%। अगर ये मैं कैलकुलेट करूं तो सर मेरे पास मेरे ख्याल में 5.4 मिलियन होना चाहिए। 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ जाता है सर मेरे पास 5.4 मिलियन। रुपीस का साइन में नहीं लगा रहा, अंडरस्टैंडिंग है सबकी कि ये रुपीज ही है। और ये आ गया सर 3.6 मिलियन। अब बहुत ही माइन्यूट सी एक चीज है जो आपने आंखें खोल के देखनी है। ये कह रहा है प्रीमियम फॉर एक्विटी इन्वेस्टर। क्या चीज? प्रीमियम फॉर एक्विटी इन्वेस्टर। इसका मतलब ये है कि ये एक्विटी इन्वेस्टर के लिए रिटर्न नहीं है, ये प्रीमियम है। हमने ये डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना तुम्हें प्रीमियम मिलेगा। तो ये कह रहे जी कॉस्ट ऑफ डेट है 10% और एक्विटी होल्डर को 5% प्रीमियम मिलता है। यानी एक्विटी होल्डर 10% से 5% ऊपर रिटर्न रिक्वायर करता है, यानी 15%। ऐसा? तो ये याद रखना, एग्जाम में अगर वो आपसे कहे नहीं प्रीमियम फॉर एक्विटी होल्डर, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेट से ये बंदा 5% ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम डिनोट करेंगे आइंदा के बाद के डी से, कॉस्ट ऑफ डेट के डी, ये कितना जी हमारे पास 10%। और आइंदा के बाद हम कॉस्ट ऑफ एक्विटी को डिनोट करेंगे 15%, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विटी के ई कॉस्ट ऑफ एक्विटी। ये इसी तरह यार इंटरनेशनल बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। सी नहीं है, के ई है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ डेट को हम डिनोट करेंगे के डी से, ये इसको नाम दिया हुआ है डिफरेंट थ्योरीज में, ठीक है जी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं जी वैक। वैक हमारे पास बराबर है सर 5.4 मिलियन का 15% प्लस 3.6 मिलियन का 10%, और ये डिवाइडेड बाय 9 मिलियन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर मेरे पास ये आता है कोई 13%। ऐसा? अच्छा, आप ये आसानी से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे आप कि आपको रेशो पता है सर डेट और इक्विटी का, तो आप वैक ऐसे भी निकाल सकते थे। आप कहते जी वैक बराबर है सर 60% इक्विटी है, 40% डेट है, डिवाइडेड बाय 100 रुपीज टोटल, ये भी 13% निकलता, ठीक है जी। क्योंकि डेट और इक्विटी के रेशो से वैक निकलता है, अमाउंट जरूरी नहीं है, रेशोज चाहिए, ठीक है जी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आइंदा के बाद सर जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, मुझे दिमाग में रखना है कि इट इंक्लूड्स ओनली टू थिंग्स, लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर इक्विटी, ठीक है जी। इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट, अक्सर बेशतर सर एग्जाम में यही होगा। कभी कभी वो करेगा ये कि शॉर्ट टर्म डेट के अंदर लिख देगा ओवरड्राफ्ट। अगर वो शॉर्ट टर्म डेट के अंदर ओवरड्राफ्ट लिखता है
तो फिर वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा, क्योंकि उस पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? देख लोगे इसको अच्छे तरीके से। ठीक है जी, इससे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को डिटेल में देख लिया था। यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था सर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है जी, यहाँ उस वक्त ऊपर मैं डिस्कस करना भूल गया था, तो बस ये जहन में रखिएगा। सीधे सीधे सवालात हैं, बस एक फंक्शन जहन में याद रखिएगा सर कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है किसके? सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी, और दूसरा तरीका इसको कैलकुलेट करने का क्या है? दूसरा तरीका इसको कैलकुलेट करने का क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है किसके? सर फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, याद रहेगा ये, आई होप आपको, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। सर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, और ये सर बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है पूरे वैक का। अगर ये समझ में नहीं आता ना तो वैक के अंदर बड़े मसले क्रिएट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है जी, तो इसको बड़े तहम्मुल से तसल्ली से समझना है। सर मुझे एक बात बताएं, ये एक कंपनी है, ठीक है जी, एक छोटी सी कंपनी बना देते हैं, ये कंपनी है, ठीक है जी। इसके अंदर मौजूद है एसेट्स, ठीक है जी, और ये एसेट्स इसको किसने दिए? सर अज्यूम करें इसको शेयर होल्डर्स ने एसेट दिए, से डेट वेट नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके एसेट्स हैं 100 रुपए के। कितने के? 100 रुपए के। अब इसका इन्वेस्टर ये चाह रहा है कि ये जो इसने 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए, इस पे इसको 12% का रिटर्न मिले। कितने का रिटर्न मिले? 12% का। एक इन्वेस्टर है, यानी एक ही क्लास ऑफ इन्वेस्टर है, इक्विटी है, डेट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 100 रुपए दिए कंपनी को, और कंपनी को कहा गया कि जी इस 100 रुपए पे प्यारे भाई आपने कमा के देना है 12% का रिटर्न। अच्छा, कंपनी ने ये पैसा सर किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, ठीक है जी, उस प्रोजेक्ट से कंपनी को रिटर्न मिल रहा है 18% का। कितने का जी? 18% का रिटर्न मिल रहा है, और कंपनी ने 18% का रिटर्न शेयर होल्डर को देना शुरू कर दिया। तो मुझे बताएं, जो शेयर होल्डर है ये खुश होगा या उदास होगा? ऑब्वियसली बात है सर, ये शेयर होल्डर तो छलांगे लगाएगा कि 12% मांग रहा है और 18% कंपनी दे रही है। ऐसा है, थोड़े से टाइम बाद ना इस कंपनी की मार्केट वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे कि यार इससे इन्वेस्टर मांगता कम है, देती ये ज्यादा है। सर बेहतरीन कंपनी है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन क्या अंदर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं? नहीं सर, कंपनी के एसेट्स तो 100 रुपए। कंपनी तो जो कमा रही है वो इन्वेस्टर को प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। याद रखिएगा, कंपनी के अंदर जो एसेट्स मौजूद हैं वो बुक वैल्यू है, लेकिन बाहर से एक बंदा जो कंपनी को देख रहा है, कह रहा है यार क्या कंपनी है, ऐसे मांगो 12% देती है, 18% है, तो भाई इसके शेयर तो जिस दाम में मिले खरीद लो। ठीक है जी, तो बाहर, कंपनी के बाहर जो लोग खड़े हुए होते हैं वो कंपनी के अंदर के एसेट्स नहीं देख रहे होते हैं, वो कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल देख रहे होते हैं कि कंपनी कमा कितना रही है उस एसेट के ऊपर। तो कंपनी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होने शुरू हो जाती, बढ़ना शुरू हो जाती। ठीक है जी, मैं छोटी सी मिसाल और देता हूं सर। मिसाल करें सर, ये ARTT है, ठीक है जी। एक बंदा आता है जी, वो कहता है जी मुझे ARTT परचेज करना है। अच्छा, मैं और तारिक साहब बैठ जाते हैं उसके साथ, हम कहते हैं अच्छा जी रेट लगा लो। सर हमारे जो एसेट्स मौजूद है ना अंदर, वो मौजूद है, मिसाल दे रहा हूँ सर, 1 करोड़ रुपए के। ठीक है जी, 1 करोड़ का मतलब है सर हमारे 10 मिलियन रुपए के एसेट्स मौजूद, ठीक है, फिजिकली इतने के एसेट्स होंगे। ठीक है जी, एक बंदा आके कहता है जी मुझे ये ARTT खरीदना है। अब बताओ सर, क्या मैं ARTT उसको 10 मिलियन रुपए में दे दूं? मैं और तारिक साहब दे दें उसको 10 मिलियन में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है ना यार। भाई हम कमाते तो बहुत ज्यादा है इसमें भाई, इसका मतलब है हम कभी भी बिजनेस के एसेट्स को देख के वैल्यू नहीं लगाते, बल्कि ये देख के वैल्यू लगाते हैं कि उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अर्निंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, डिविडेंड उतना ज्यादा होगा, भले उस कंपनी के अंदर एसेट्स ना होने के बराबर हो। एक डॉक्टर की दुकान में हार्डली एक टेबल और एक कुर्सी होती है, एक लॉयर की दुकान में, लॉयर दुकान कह रहा हूँ, एक लॉयर के फर्म में टेबल और कुर्सियां होती हैं। और क्या होता है सर, अगर आप उसकी टेबल और कुर्सियां खरीदने जाएंगे तो बिजनेस में एसेट्स तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखें तो करोड़ों अरबों रुपए कमाना होता है। तो इसका मतलब हम कभी भी बिजनेस की वैल्यू उसके एसेट्स देख के नहीं लगाते, बल्कि उसका अर्निंग पोटेंशियल देख के लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर
इसका मतलब ये है कि सर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। दिस इज़ पॉसिबल कि एक कंपनी जब अपने एसेट्स की बुक वैल्यू निकाले और अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू देखे बाहर, तो उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो। एआरटीटी के एसेट जो है वो कोई 1 करोड़ रुपए के। एक ज़माने में एक इन्वेस्टर आया, उसने मुझसे कहा कि जी आप 20 करोड़ रुपए लें, जगह छोड़ दें। ठीक है जी, और आप एज अ टीचर, आप दोनों हजरात जो ओनर्स हैं मेरे पास एज अ टीचर आ जाएं। अब मेरे पास एसेट्स टोटल 1 करोड़ रुपए के, लेकिन वो बंदा कितने पैसे लगा के चला गया, 20 करोड़ रुपए। तो क्या देख के 20 करोड़ लगा के गया कि हमारे टेबल्स बड़े जबरदस्त हैं, कुर्सियां बड़ी जबरदस्त हैं? नहीं सर, वो क्या देख के गया है? वो ये देख के गया है कि इस इंस्टीट्यूट में अर्निंग पोटेंशियल है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये बहुत पॉसिबल है कि एक बिजनेस की बुक वैल्यू एसेट्स कम हो, मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो, डिफरेंस होता है दोनों में, ऐसा है। अब तक आप वैक कैलकुलेट करते हुए बुक वैल्यूज ही लेके चल रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से निकाला, ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। अभी तक हम अज्यूम करके चल रहे थे कि कंपनी की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है। व्हाट इफ के मार्केट वैल्यू बार बहुत ज्यादा हो, इन्वेस्टर कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, लेकिन कंपनी के पास एसेट्स ना होने के बराबर है। तो क्या हम वैक कंपनी के एसेट्स की बुक वैल्यू में निकालें या मार्केट वैल्यू में निकालें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और देखते हैं, सिर्फ ये अपने पास कॉपी कर लें कि दिस इज पॉसिबल कि एक बिजनेस की बुक वैल्यू एसेट्स की कुछ और हो और मार्केट में उसको वैल्यू कुछ और देते हो। बुक वैल्यू कंपनी के पास मौजूदा एसेट्स हैं उससे निकलती है, और मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि इस कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल, पैसा कमाने का जो वो है सर मैकेनिज्म है, पैसा कमाने का जो सर पोटेंशियल है सर, वो कितना ज्यादा है। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे सकती है, अपने स्टेक होल्डर्स अपने शेयर होल्डर्स को कितना मुनाफा दे सकती है, कितना कैश दे सकती है, ये देख के सर कंपनी की मार्केट वैल्यू डिटरमिन होती है। हम कभी भी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू का अंदाजा नहीं लगाते। मुझे आज भी एक ऐसी कंपनी याद है सर जिसने अपना आईपीओ किया। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पहली दफा वो पब्लिक में जा रही है, उसका कोई प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आईटी कंपनी थी वो, उस वक्त आईटी का बूम था पाकिस्तान में। तो सर उस बंदे ने कंपनी बनाई और उसके टोटल एसेट्स अज्यूम करें कि 100 रुपए के थे, मिसाल दे 100 रुपए के थे। उस बंदे को इस 100 रुपए की मार्केट वैल्यू 1200 रुपए लगी, 12 टाइम्स। ठीक है जी, क्यों? लोगों ने कहा ये आईटी कंपनी है, ये फ्यूचर में प्रॉफिट बनाएगी। भले यार इसके एसेट 100 रुपए के, आईटी कंपनी में सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, उसमें एसेट्स नहीं देखते हैं। तो याद रखिएगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है उसके अर्निंग पोटेंशियल पे, कि वो इन्वेस्टर को कितना कमा के दे रही है, रात दिन के इस चीज पे बेस करती हो कि जी कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। पक्का जी, याद रहेगा, अर्निंग पोटेंशियल हमारा सेंटर फोकस है मार्केट वैल्यू का। और पूरी डिस्कशन की समरी है कि कंपनी की बुक वैल्यू कुछ और हो सकती है एसेट्स की, और बाहर उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकती है। एक बंदा आके बुक वैल्यूज एसेट्स की काउंट करे तो 100 रुपए की निकलेगी, मे बी कंपनी की बार वैल्यू हजारों में हो। क्लियर हो गया जी? सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलिए जी, अब हम एक स्टेप आगे आते हैं जनाब। अब एक बहुत बड़ा झगड़ा है किस चीज़ के ऊपर, कि वैक कैलकुलेट करते हुए जो इक्विटी और डेट की बुक वैल्यूज ली जाती थी, क्या बुक वैल्यूज लें या मार्केट वैल्यूज लें? ठीक है जी, अब इस डिस्प्यूट को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए एक इन्वेस्टर है। मिस्टर ए ने कंपनी को मिसाल के तौर पर एक सर्टन फाइनेंस दिया, से 10 रुपए दिए और एक शेयर ले लिया इसे। ठीक है, कंपनी के पास सिर्फ 10 रुपए दिए और एक शेयर ले लिया, डन। तो कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हुए? 10 रुपए। कंपनी ने इस पैसे से लगाई एक फैक्ट्री और गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। 10 रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए इस फैक्ट्री के अंदर, डन। अच्छा, ये इन्वेस्टर चाह रहा है, ये इन्वेस्टर चाह रहा है कि इसको रिटर्न मिले से 12% का। कितने का? 12% का। तो कंपनी क्या करेगी, इस फैक्ट्री से जो पैसा कमाएगी, कोशिश करेगी कि कम से कम 10 रुपए में 12% का रिटर्न मिस्टर ए को दे। इस वक्त इस कंपनी का पूरा फोकस मिस्टर ए होना चाहिए, क्योंकि मिस्टर ए इन्वेस्टर है इसका। मिस्टर ए पूरा फोकस होना चाहिए। मिस्टर ए को कोशिश करने हमने खुश रखना है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उस पर खुश रखना है, डन। थोड़ा टाइम होता है सर, मिस्टर बी आता है और मिस्टर ए से ये शेयर परचेज कर लेता है, और से ये शेयर परचेज करता है से 14 रुपए, या से ये शेयर परचेज कर लेता है 13 रुपए। ठीक है जी, 13 रुपए में मिस्टर ए से ये शेयर परचेज कर लेता है। ऐसा 13 रुपए किसको देता है? ये मिस्टर ए को देता है, शेयर उससे ले लेता है। बताओ कंपनी के पास अब भी कितने पैसे पड़े? सिर्फ 10 रुपए। यानी जो ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हो रही है, इससे कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी ने अभी भी, कंपनी के पास 10 रुपए और 10 रुपए उसने फैक्ट्री में लगाए हुए, वहां से रिटर्न आ रहा है। ठीक है,
अब मिस्टर बी जो है उसने एक शेयर ले लिया 13 रुपए में। अब बताएं जी कंपनी का इन्वेस्टर करंटली कौन है, ए या बी? सर कंपनी का इन्वेस्टर बी है। अच्छा बी ये चाहता है कि जी मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले से 11% का, मिसाल दे रहा हूं। अब बताओ जी कंपनी का फोकस क्या होना चाहिए? क्या वो अभी भी अपने 10 रुपए पे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है जी, या वो ये सोचेगी क्योंकि मिस्टर बी ने 13 रुपए का शेयर खरीदा है और मिस्टर बी इज द करंट इन्वेस्टर, तो मुझे मिस्टर बी को खुश रखना है, ए अब मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है और मिस्टर बी ने तो शेयर 13 रुपए का खरीदा है, तो मिस्टर बी तो अपने 13 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मांगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सर कंपनी को हर वक्त ये देखना चाहिए कि उसका हाजिर इन्वेस्टर कौन है और सर शेयर कितने का मार्केट में चल रहा है। हम हाजिर इन्वेस्टर को रिटर्न पे करेंगे, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारा हाजिर इन्वेस्टर रिटर्न सोच कर है हम उसको उसको सेटिस्फाई करें। तो बताएं अब कंपनी का टारगेट 13 रुपए पे 11% कमाना है या 10 रुपए पे सर 12% कमाना है? नहीं सर, अब दो कंपनी के पास एसेट सिर्फ 10 रुपए के हैं, लेकिन सर उसका टारगेट रिटर्न होगा 13 × 11%, 13 × 11%, दैट इज 1.43। अच्छा पहले कंपनी का टारगेट कितना था? 10 × 12%, दैट इज 1.2। ये आसानी के लिए मैं सर समझा रहा हूँ, सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी, लेकिन सिर्फ ये समझ लो कि कंपनी के लिए हाजिर इन्वेस्टर रेलेवेंट है और हाजिर इन्वेस्टर जिस मार्केट वैल्यू पे शेयर खरीद के आया कंपनी ने उसको सेटिस्फाई करना है। तो आइंदा के बाद सर हमारा टारगेट यानी कंपनी का टारगेट यानी कंपनी का वैक हमेशा कैलकुलेट हुआ करेगा बुक वैल्यूज के, सॉरी मार्केट वैल्यूज के ऊपर। कंपनी हमेशा ये देखेगी कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है करंटली किस रेट पे शेयर खरीद के बैठा हुआ है और हमारा टारगेट ये होगा कि जो वो सोच क्या है अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर रिटर्न उसको चाहिए, हमने वो देना है। तो अब बताएं सर कंपनी अगर वैक निकालना चाहती क्या देखें कि उसकी बुक वैल्यू कितनी, एसेट्स कितने, उसके बाद नहीं, हम ये देखेंगे हमारे इन्वेस्टर ने एक शेयर कितने का खरीदा है और वो करंटली क्या सोच रहा है, हमने उसको वो कमा के देना है। तो इसका मतलब है कंपनी का टारगेट अपने हाजिर इन्वेस्टर की मार्केट वैल्यू के ऊपर जो उन्होंने रिटर्न सोचा हुआ वो देना, अपने हाजिर इन्वेस्टर की जो मार्केट वैल्यू है जो खरीद के आया जिसके ऊपर शेयर उस पर उसको रिटर्न देना है। तो आइंदा के बाद सर जब भी मैं वैक निकालूंगा और मेरे जहन में ये होगा कि कंपनी को क्या कमाना है, तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि करंटली मार्केट वैल्यू शेयर की क्या है, इन्वेस्टर करंटली किस रेट पे मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है और उसके उस मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो क्या रिटर्न डिमांड कर रहा है। मिस्टर ए मर गए, खप गए, खत्म हो गए, अब हाजिर हमारा इन्वेस्टर बी है, भाई उसने कितने का शेयर खरीदा है मेरे लिए जानना रेलेवेंट है, तो मैं हाजिर मार्केट वैल्यू लूंगा और वो क्या रिटर्न डिमांड कर रहा है ये मेरे लिए टारगेट होगा। तो आइंदा के बाद सर जब हम वैक कैलकुलेट करेंगे हम हमेशा मार्केट वैल्यूज यूज करेंगे ताकि हम सही टारगेट की तरफ जा सकें, बुक वैल्यूज इस्तेमाल नहीं होंगी। अब इसका मतलब ये है कि सर हमारा जो वैक का फंक्शन है वो अब कुछ इस तरह होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू केई का मतलब है रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर ऑन करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है जी, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये भी अंदर डिस्कस करेंगे कि डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, इनटू केडी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ये है सही फॉर्मूला। सर जो अभी तक आप देख रहे थे वो आप देख रहे थे इक्विटी की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय की प्लस डेट की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय के डी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड की बुक वैल्यू। ये तरीका वैक निकालने का सही नहीं है। हम आज तक ये इसलिए यूज कर रहे थे कि हम अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा आप वैक के लिए अब हमेशा क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे और हमारा अजम्पशन है कि जो कंपनी का करंट इन्वेस्टर है जो रिक्वायर्ड रेट वो मांग रहा है वो अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे मांग रहा है, बुक वैल्यू पे नहीं मांग रहा, ठीक है जी। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चले जी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जनाब, ये कह रहे हैं फॉलोइंग डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ हामिद लिमिटेड। कुछ डाटा मार्केट से आ रहा है, ठीक है जी, और कुछ डाटा जो है वो हामिद लिमिटेड के रिकॉर्ड से आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड से क्या आ रहा होगा, बुक वैल्यूज, और मार्केट से क्या आ रही होगी, मार्केट वैल्यूज।
अब वो कह रहे जी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यूज एंड यूजिंग मार्केट वैल्यूज। तो मुझे बताओ, अगर एग्जामिनर दोनों से मांग ले तो हमने दोनों से कैलकुलेट करके देना है, लेकिन कंक्लूजन में जरूर लिखना है कि मार्केट वैल्यू से वैक कैलकुलेट होता है, बुक वैल्यू से नहीं होता। बुक वैल्यूज पे रेट कंपनी का टारगेट नहीं है, मार्केट वैल्यू पे रेट कंपनी का टारगेट है। ठीक है जी। अब आए जरा सर हम निकाल रहे हैं जनाब वैक सबसे पहले बुक वैल्यूज की बेसिस पे। सर मैंने सबसे पहले करना ये कि 6 लाख और 2.5 लाख, 6 लाख और याद रखिएगा 18.5% इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू पे। लेकिन बस हम चूंकि एग्जामिनर ने एक चीज़ मांग ली है तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज ये वैक कैलकुलेट करना सही नहीं है बुक वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि जो रेट है ये मार्केट वैल्यू पे अप्लाई होना चाहिए। सर ये वैक मेरे पास आता है सर ये मेरे पास आता है प्यारे बच्चों 16.45। अब अगर इसी तरह मैं वैक कैलकुलेट करने जाऊं सर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे, ये सही वैक होगा। ठीक है जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर हम इसको? 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय 18.5 प्लस 2,75,000। अब एक बच्चे के जहन में ये जरूर आना चाहिए कि डेट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्यों फर्क आ रहा है। उसका रीजन अभी हमने आगे जाके देखना है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने आगे जाके देखना है पूरे डिटेल में। ठीक है जी। फिर अब हमारे पास सर क्या बच रहा है जनाब नीचे? 9,90,000 और 2,75,000। अब बना जी मेरे पास मार्केट वैल्यू की बेसिस पे क्या आ रहा है जी वैक? ये आ रहा है सर मेरे पास 16.97 या ऑलमोस्ट 17% कह लें। तो सही वैक हमारे पास सर ये वाला है। ठीक है जी। ये याद रहेगा कि हमने बुक वैल्यू पे वैक कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि मार्केट वैल्यू पे हमने वैक कैलकुलेट करना है। पक्का जी। एक स्टेप और आगे बढ़े। चले जी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और मार्केट वैल्यू कन्वेंशंस क्या होती हैं, यानी पेपर में एक कंपनी की मार्केट वैल्यू किस तरीके से दी होगी। आपको कैसे एक कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों भाई एक्विटी की मार्केट वैल्यू क्यों निकालेंगे हम? क्योंकि हमें वैक के लिए चाहिए होगी एक्विटी की मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अज्यूम करें सर एक कंपनी का जो कैपिटल है, ठीक है जी, एक कंपनी का कैपिटल है, कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल ना, शेयर कैपिटल है से मिसाल के तौर पर 5,000 शेयर्स, और एक शेयर सर इसकी बुक वैल्यू है 10 रुपए। ये हो गया जी 50,000 रुपए का शेयर कैपिटल। इस कंपनी ने सर अब तक जो प्रॉफिट कमाया और नहीं बांटा वो 20,000 रुपए का है। तो मुझे बताएं सर इस कंपनी की टोटल इक्विटी की बुक वैल्यू 70,000 रुपए। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज दी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी? ठीक है जी। ये बुक वैल्यू सर इक्विटी की, इंटायर बुक वैल्यू इक्विटी की। ठीक है जी। अब सुनिएगा दोस्त, कोई भी बंदा आके इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगाएगा ना, तो वो मार्केट वैल्यू इस तरह लगाता है कि जितनी भी बुक वैल्यू है इसके इतने मल्टीपल्स हमसे ले लो। क्या मतलब? बुक वैल्यू है इसका 1.5 टाइम्स ले लो, इसका 1.8 टाइम्स ले लो, इसका 2 टाइम्स ले लो। तो सर जो भी बंदा इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगाता है
वो एक मल्टीपल लगाता है। भाई जो कंपनी की बुक वैल्यू निकलती है ना नेट एसेट्स की, आप एक काम करें इसका 2 टाइम्स हमसे ले लें, तो सर इसका मतलब है एक रेशो कहलाता है प्राइस टू बुक रेशो। वो ये कहता है कि मिस्टर इन्वेस्टर तुम कितने पैसे लेके आए थे बिजनेस में, 50,000, तुमने अब तक कमा कितना लिया है, 20,000, तुम्हारा टोटल अब तक इस बिजनेस में जो लगा हुआ पैसा है वो 70,000 है। लाए 50 से 20 कमा लिया, 70 हो गए। अब एक काम करो, तुम इसका 1.5 टाइम्स लो और भागो यहां से। अब बताएं इस पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। सर इस पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका, मार्केट वैल्यू होगी सर 70,000, द इंटायर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व्स, ईच एंड एवरी इंच ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.5, जी हो जाता है सर मेरे पास रुपीज 1,05,000, ऐसा। अब बताएं जी 1,05,000 रुपए इस बिजनेस की मार्केट वैल्यू लगाई गई है। कैसे लगाई गई, कोई भी बंदा बिजनेस लेने आता है वो पहले देखता है जी इन्वेस्टर ने लगाया क्या है, उस पर कमाया क्या उसने अब तक, जो घर लेके नहीं गया वो, ठीक है जी, जो घर ले गया वो तो डिविडेंड की फॉर्म में निकल गया ना। रिजर्व्स का मतलब है जो अब तक लेके नहीं गया। टोटल रिजर्व्स 70,000 रुपए एक इन्वेस्टर की कंपनी में लगे हुए, हम कहते हैं जी उसका 1.5 टाइम्स लो और भागो यहां से। इसका मतलब एग्जाम में आपको वो प्राइस टू बुक रेशियो दे सकता है। प्राइस टू बुक रेशियो जब भी आपको देगा, आपने इस प्राइस टू बुक रेशियो के को मल्टीप्लाई करना है एंटायर इक्विटी से, एंटायर इक्विटी से। यानी अगर आपको मार्केट वैल्यू चाहिए है मेरे प्यारे बच्चे, तो मार्केट वैल्यू मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी कैसे, बुक वैल्यू ऑफ एंटायर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू बुक रेशो। अब इस एंटायर इक्विटी में क्या चीज आती है, इस एंटायर इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। इस एंटायर इक्विटी का मतलब है हर एक रुपया जो इक्विटी का मौजूद है, यानी शेयर कैपिटल, यानी कि सर रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि शेयर प्रीमियम्स, यानी कि ऑल रिजर्व्स इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी, इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। हम कहते हैं ये सारे रिजर्व्स लो, ये शेयर कैपिटल लो, ये इंटायर अमाउंट कहलाती है एंटायर इक्विटी, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्राइस टू बुक रेशो से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। इसका मतलब एग्जाम में जब भी प्राइस टू बुक रेशियो गिवन होगी, हम उसको उठा के मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उस कंपनी की इंटायर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से। एक तरीका तो ये हो गया सर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, मुझे पता है 1,05,000 रुपए कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है, ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूं, मुझे पता है इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी 5,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी 5,000। तो ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दे दे मार्केट वैल्यू पर शेयर, प्राइस टू बुक रेशियो ना दे दे, बल्कि क्या दे दे, मार्केट वैल्यू पर शेयर दे दे। मुझे पता है इस केस में मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5,000 शेयर्स वुड बी 21। अब याद रखिएगा जब भी एग्जाम में आपको वो कहे ना मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो आपने मार्केट वैल्यू पर शेयर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर से। अब आपने रिजर्व ऐड नहीं करने, क्योंकि 21 रुपए में सब कुछ शामिल है, आपने उसको सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है और कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है। इसका मतलब है एग्जाम में दो कन्वेंशन से मार्केट वैल्यू दे सकता है, या तो आपको एग्जामिनर देगा प्राइस टू बुक रेशो, या तो एग्जामिनर आपको देगा प्राइस टू बुक रेशो। अब आपने अगर मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए इंटायर इक्विटी को इंक्लूडिंग रिजर्व्स, इंटायर इक्विटी को आपने मल्टीप्लाई करना है प्राइस टू बुक रेशो से। और मैंने आपको बताया इस इंटायर इक्विटी में सब कुछ आ जाता है, सारे रिजर्व्स आ जाते हैं, मैं लिख भी देता हूं, इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व्स। दूसरा तरीका एग्जामिनर का क्या है कि आपको प्राइस टू बुक रेशियो ना दे, बल्कि आपको दे दीजिए मार्केट वैल्यू
पर शेयर, जब आपको उसने दे दिया मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो आपने इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है सर? आपने सिंपली करना यह है कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स ले लेने और मल्टीप्लाई कर देना मार्केट वैल्यू पर शेयर से। ठीक है जी, इससे क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू आ जाएगी इंटायर इक्विटी की। डू नॉट इंक्लूड एनी reserves because market value per share already contains the impact of all reserves। यानी कि उर्दू जुबान में या तो आपको देगा प्राइस टू बुक रेशियो, सीधा सीधा इंटायर इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देना, मार्केट वैल्यू निकाल लेना, या तो वो आपको देगा मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें कोई चीज ऐड लेस नहीं करना। ये बात समझ आती है सर? अगर ये बात भेजे में बैठती है, ये दो छोटे छोटे रेशियोज, प्राइस टू बुक रेशियो दे, इंटायर इक्विटी निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट वैल्यू पर शेयर दे, नंबर ऑफ शेयर निकालो, रेट से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें कोई रिजर्व ऐड करने की जरूरत नहीं है। आए जरा सर इस पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए मजीद चीजें। चलिए जी, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं जनाब, फॉलोइंग आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ सलीम एंड करीम लिमिटेड। देखिए दोनों की इक्विटी दी हुई है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, अदर रिजर्व्स दिया हुआ है, तो बुक वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी दोनों की गिवन है। फिर नीचे कह रहे जी सलीम की प्राइस टू बुक रेशियो है 2, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने सलीम लिमिटेड की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको प्राइस टू बुक रेशियो दिया है, प्राइस पर शेयर नहीं दिया है। लेकिन करीम लिमिटेड के लिए उसने आपको दिया है कि शेयर 40 रुपए में ट्रेड हो रहा है। अब आपसे कहा गया दोनों की मार्केट वैल्यू निकालें, तो दोनों की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो डाटा दिया है ना, जो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सर उसने आपको मेजर दिए हैं वो अलग अलग है। तो हमें काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालने किसकी? सलीम लिमिटेड की। बड़ा आसान मामला ये कि सर सलीम लिमिटेड में हमें प्राइस टू बुक रेशियो दिया हुआ है कितना जी? 2। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इंटायर मार्केट वैल्यू। तो क्या मैं कह सकता हूं मार्केट वैल्यू बराबर है इंटायर इक्विटी की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू बुक रेशियो। अच्छा, इंटायर बुक वैल्यू है कितनी जी? 14,20,000। प्राइस टू बुक रेशियो कितना भैया? सर 2। अब बताएं सर मेरे पास इंटायर इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी आती है? यह आती है सर मेरे पास 2.84 मिलियन। ऐसा जी। अब मुझे दूसरी कंपनी की मार्केट वैल्यू चाहिए, सलीम के बाद किसकी? करीम की। करीम में उसने प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, देखिए करीम में जब प्राइस पर शेयर दिया ना, तो फिर आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लेने। एक शेयर अगर 10 रुपए का है, तो करीम के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हैं सर मेरे पास 960,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाते हैं जी 96,000 शेयर्स। अब मार्केट वैल्यू निकालना बहुत आसान है। मार्केट वैल्यू बराबर है सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब इसमें कोई रिजर्व ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने 96,000 शेयर्स लेने हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 40 से। तो बताएं सर मेरे पास कितनी मार्केट वैल्यू आ रही है? ये आती है सर मेरे पास 3.84 मिलियन। ऐसा है मेरे बच्चों। तो आइंदा के बाद जब भी प्राइस पर शेयर दी हुई हो, तो आपने सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपको एग्जामिनर सर
प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो दे, तो फिर आपने एंटायर इक्विटी को रख के जो है वो उससे मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये सारी चीजें आप देख लोगे। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।